नमस्कार, हाय, हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे मित्र एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास कटारिया एजुकेशन में। मैं विकास कटारिया आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही गजब की क्वेश्चन सीरीज, फिजिक्स की क्वेश्चन सीरीज, जो कि एकदम एग्जाम के टचेबल क्वेश्चंस इसमें देखने वाले हैं। आपको मजा आ जाने वाला है। आप खुद कहोगे कि वास्तव में सर मजा आ गया आज की क्वेश्चन सीरीज में। तो एक ही क्वेश्चन सीरीज के अंदर आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लोगे जो एकदम एग्जाम को टच कर रहे होंगे। यस और नो? तो काफी गजब की क्वेश्चन सीरीज है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को समझते जाइएगा। एकदम एग्जाम का पैटर्न वाले क्वेश्चन है। यस और नो? ठीक है भैया। देखो, क्वेश्चन सीरीज शुरू करने से पहले एक दो बातें अच्छी सी जान लेते हैं। देखो भैया, जिंदगी जो है एक दंगल है। इसमें हमारे को प्यार, प्रेम, सुख, दुख सभी नसीब होते हैं। यस और नो? यहाँ पे प्यार मिलता है, गुस्सा मिलता है, नफरत मिलती है, कठिनाइयाँ मिलती हैं, सरलताएं मिलती हैं। ये सभी चीज़ हमारे इस जीवन में, इस दंगल में देखने को मिलते हैं। भैया देखो, जो भी प्रॉब्लम आए ना, उनको डट करके आप सामना कीजिए। यस और नो? उनका सोल्यूशन करते जाइए, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप समस्याओं को समस्या मान करके धरी रहना देना चाहते हैं या फिर उनको सॉल्व करते हैं। तभी तो कहा जाता है भैया, समस्याओं का आप डर कर नहीं, डट कर सामना किया जाता है। जो डट जाता है वो बढ़ जाता है। यस और नो? चलो, इन्हीं प्यारे से सुनहरे शब्दों के साथ में हमारी क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे काफ़ी गजब का क्वेश्चन है। सबसे पहले फिजिक्स की क्वेश्चन सीरीज है, तो एक दो बातें इस क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड मैं बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है। भैया देखो, यहाँ एक तो फिजिक्स के अंदर यूनिट से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यानी जो मात्रक होते हैं ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कार्य का मात्रक क्या होता है। एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आता है। जैसे लास्ट रीट की एग्जाम के अंदर पूछा था ना, किसी भी प्रकार की एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पे यूनिट से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैंने क्या किया, स्टार्ट के अंदर ही इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करा दिया, यानी कि यूनिट से संबंधित मैं क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते जाना है फुल्ली कंसिस्टेंसी के साथ में। दूसरी बात यह है कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आपके लिए क्वेश्चन सीरीज है, तो खुद को आजमाना है कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस और नो? तो क्वेश्चन का जवाब देते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। क्लियर? क्लियर। चलो, इसी बात पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं इसके इंक और ले लेता हूँ, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि भैया कार्य का मात्रक है। क्या होता है कार्य का मात्रक? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन बी है यहाँ पे न्यूटन, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे वाट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे भैया देख लीजिए एक बात, राइट आंसर क्या चला जाएगा? सबसे पहले तो राइट आंसर को टिक करो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर चला जाएगा, जो कि यहाँ पे ऐसा ही मात्रक होता है कार्य का। कार्य क्या होता है सबसे पहले ये जान लीजिए। ठीक है, तो कार्य यानी कि W यानी कि वर्क बराबर क्या हो जाता है भैया? F डॉट एस। F डॉट एस का मतलब समझ रहे हो क्या भैया? बल गुणा जो विस्थापन होता है किसी भी वस्तु के अंदर, हम उसकी स्थिति के अंदर बल लगा करके जो चेंज करते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बल का मात्रक लिखिए। बोले सर हमें बल का मात्रक ऑलरेडी पता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन है। क्लियर है? और यहाँ पे एस का मतलब क्या हो गया? विस्थापन हो गया, है ना? न्यूटन गुणा विस्थापन का क्या हो जाता है? विस्थापन एक लंबाई होती है, तो इसका भी क्या आ जाता है भैया? मीटर आ जाता है मात्रक, ऐसा ही मात्रक। तो न्यूटन गुणा मीटर भी किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे जूल कहा जाता है। क्लियर? क्लियर। सीजीएस जो मात्रक होता है, ये तो ऐसा ही मात्रक हो गया। सीजीएस की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? अर्ग। अर्ग क्या होता है? कार्य का सीजीएस मात्रक होता है। क्लियर है? क्लियर। या फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की तरफ देखिए, डाइन आगे में लिख देता हूं सेंटीमीटर। जो डाइन सेंटीमीटर होता है ये भी कार्य का ही मात्रक होता है। ठीक है, न्यूटन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है। ठीक है, एक प्यारा सा रिलेशन जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, और आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें तो डेफिनेटली पूछेगा। बोले सर क्या भैया? यहाँ पे जूल और यहाँ पे अर्ग का रिलेशन पूछ लेता है। क्या? वैल्यू पूछता है, यानी कि एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो भैया याद रखना है 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। और यदि इस बात को घुमा दे, ये पूछ ले कि एक अर्ग बराबर कितने जूल के बराबर होगा, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये इस तरफ चली जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो 10 की पावर -7 हो जाएगा। एक अर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल। क्लियर है क्या सारी बातें? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है सेकंड। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है। किसकी इकाई है? क्वेश्चन ये पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए है दूरी की इकाई है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे प्रकाश तीव्रता की, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे समय की, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे द्रव्यमान की। ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी है। प्रकाश वर्ष, तो अब देखो यहाँ पे वर्ष इकाई देख करके समय की मत कर देना भैया, इसको समय का मात्रक मत कर देना। बोले सर लास्ट में ईयर लगा हुआ है समय, तो
गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दूरी की इकाई होती है, किसकी? दूरी की यूनिट होती है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको ऑलरेडी आती होगी भैया। एक वर्ष के अंदर जो प्रकाश निर्वात के अंदर गमन करता है ना, इसे ही क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है, जो किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है। एक क्वेश्चन आपको सिंपल सा पूछेगा कि प्रकाश वर्ष को यदि हम मीटर में लिखे तो मान कितना आएगा? तो 9.45 इंटू 10 की पावर 15 यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा इसकी वैल्यू। यस और नो, बात समझ में आ गई क्या? कितनी हो जाएगी? 9.45 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। क्लियर है क्या? ये भी आप याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इसी प्रकार से बस क्वेश्चन का जवाब देते जाओ, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आप जवाब देते जाओ। यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एम्पियर मात्रक है, किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश तीव्रता का, ऑप्शन बी है यहाँ पे विद्युत धारा का, ऑप्शन सी है यहाँ पे विद्युत आवेश का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का। राइट आंसर क्या चला जाएगा? राइट आंसर इसका जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, खुद से प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चला जाएगा बी, विद्युत धारा का। मुझे पता है कि आपको ज्यादातर स्टूडेंट्स को जरूर आता होगा, लेकिन फिर भी इनको रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया ना, फिजिक्स में और कुछ पूछे ना पूछे, यूनिट जरूर पूछने वाला है। ठीक है, पहले दोस्तों सबसे पहले एक बात और कहूँगा, मैं आपको दिल से आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। हमने बहुत ही कम समय के अंदर इसको चैनल को बनाए हुए विकास कटारिया एजुकेशन को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन आप सभी प्यारे दोस्तों का भरपूर प्यार मिला है, मज़ा आ गया, दिल से शुक्रिया कहता हूँ। इसी प्रकार से मैं कहता हूँ, इससे भी बढ़िया तरीके से आप प्यार बनाए रखें। आपको तो बस कंटेंट में उपलब्ध कराऊंगा, ऐसा कंटेंट कि आप खुद कहोगे कि हाँ सर ये एग्जाम की टचेबल क्वेश्चन बन जाता है। इतना प्यारा एक्सप्लेनेशन के साथ भी सब कुछ मिलने वाला है। और सुबह की क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है ना, बूस्टर डोज के रूप में। शाम वाली लाइव क्लास भी प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है भाई विकास कटारिया एजुकेशन को। प्लीज़ प्यार प्रेम जरूर बना करके रखिए, और शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाता है? एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है थर्ड क्वेश्चन कि फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 था कि निम्न लिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे चंद्रमा है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है अधिवर्ष, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अब की बार पूछा है कि समय का मात्रक कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा डेसिबल। जो डेसिबल होता है वो ध्वनि की तीव्रता का होता है। किसका होता है भैया? ध्वनि का यदि मात्रक पूछेगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तब डेसिबल चला जाएगा। ठीक है, ये पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है ध्वनि का। ठीक है, बाकी चंद्रमा है और अधिवर्ष दोनों समय के मात्रक ही होते हैं। क्लियर है क्या बात? अगर बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 5 है कि भैया पारसेक इकाई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसे ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। पारसेक इकाई है, ऑप्शन नंबर ए है दूरी की, ऑप्शन बी है यहाँ पे समय की, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे प्रकाश की चमक की, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे चुंबकीय बल की। राइट आंसर क्या चला जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। भैया पारसेक पूछा है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। जो पारसेक होती है वो दूरी की इकाई होती है, याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पारसेक दूरी की इकाई है, ना कि समय की। और एक क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको पूछ लिया जाए, मान लो ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। ठीक है, ये भी आप याद रखना। इसको यदि आपको मीटर में वैल्यू पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू भी याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको जवाब दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि, प्रबलता ध्वनि की इकाई है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे समुद्री मील दूरी की इकाई है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। कौन सा है जो मैच नहीं कर रहा है भैया? कौन सा हो जाएगा? देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भैया प्रबलता है ध्वनि की इकाई, ये मैच नहीं कर रहा है, ये गलत बात है। रियल में जो ध्वनि की इकाई जिसे हम कहते हैं ध्वनि की प्रबलता या इंटेंसिटी है ना, उसका मात्रक होता है डेसिबल। थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत आ जाएगा। बाकी आप तीनों को याद रखना है। शक्ति की यानी कि पावर की जो इकाई होती है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर 746 वॉट इसका मान होता है। और दूरी की इकाई की बात करें तो भाई नॉटिकल मील यानी समुद्री मील भी दूरी की एक इकाई होती है। ऊष्मा आपको पता है सेल्सियस, जो कि हम मापते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 7। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? बोले सर इतने सारे मात्रक के क्वेश्चन। अरे भैया जो इंपॉर्टेंट बनते हैं ना वो आपको कराना जरूरी है। जिसको याद है अच्छी बात है, रिकॉल करते जाइए, क्वेश्चन और भी आने वाले हैं उनके लिए। यस और नो? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन बी है यहाँ पे ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन सी है यहाँ पे ए एवं बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या चला जाएगा?
ल्यूमेन के लिए पूछा है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, यानी ज्योति फ्लक्स चला जाएगा। ठीक है, ल्यूमेन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका पता नहीं होता है। ज्योति फ्लक्स का ही मात्रक होता है, इसको ज्योति तीव्रता का दे देते हैं, है ना। ज्यादातर को क्या पता होता है कि भैया ज्योति तीव्रता का, अरे ना रे भैया, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 8। पास्कल इकाई है, ये भैया रीट, लास्ट जो रीट की एग्जाम लगी थी ना, उसमें भी पूछा था, यस और नो। ऑप्शन नंबर ए है आर्द्रता की, या फिर बी है दाब की, या फिर ऑप्शन नंबर सी है वर्षा की, या फिर ऑप्शन नंबर डी है तापमान की। किसकी इकाई हो जाती है भैया पास्कल, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे दाब की। देखो दाब क्या होता है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाता है कि दाब क्या होता है। P इजिकल टू होता है किसी भी इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया जो दाब, लगाया जाए जो बल होता है ना F, वही क्या होता है यहाँ पे दाब होता है। ठीक है, ठीक है, चलो अगर बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन, पास्कल के लिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि कैंडिला मात्रक है। किसका मात्रक है भैया कैंडिला? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन बी है यहाँ पे ज्योति प्रभाव का, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे ज्योति दाब का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे ज्योति तीव्रता का। अब राइट आंसर आ जाएगा भैया ज्योति तीव्रता का, है ना। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? कैंडेला राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी, ज्योति तीव्रता का राइट आंसर कैंडिला आ जाएगा, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 आ जाता है। क्या कह रहा है 11 नंबर का क्वेश्चन? बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। भैया इस क्वेश्चन का जवाब ना आपको आप तुक्के मार करके नहीं दे सकते, इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको विमीय सूत्र आना चाहिए, विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है वो आना चाहिए, है ना। और जो नॉर्मल भौतिक राशि के जो सूत्र होते हैं वो आना चाहिए, यस और नो। इतनी सारी बातें तो मैं इस क्वेश्चन में तो नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन एक वीडियो आपके लिए ऐसा लेकर के आऊँगा जिसमें विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है, वो वीडियो आपने देख लिया ना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वादा रहा, है ना। तो यहाँ पे देखो मैं आंसर देख करके जरूर निकलूंगा यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या चला, देखो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे बल एवं दाब, बी है यहाँ पे कार्य एवं ऊर्जा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे आवेग एवं संवेग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे भार एवं बल। ठीक है, राइट आंसर क्या चला जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। देखो क्यों, बल का जो विमीय सूत्र होती है वो होता है क्या? m1 l1 t-2। ठीक है, बल का विमीय सूत्र आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है नॉर्मल क्वेश्चंस के अंदर, m1 l1 t-2। जबकि इसका जो दाब का होता है ना विमीय सूत्र, वो होता है m1 l-1 t-2। ये हो जाता है यहाँ पे किसका मात्रक, सॉरी विमीय सूत्र, ये हो जाता है दाब का, ये हो जाएगा बल का। बाकी सबका आप देखोगे ना तो सबका सेम है, सबका सेम है। निकालते कैसे हैं और किस प्रकार से सेम है, एक क्वेश्चन आपका ये मेरे पे उधार रहा, इसका एक्सप्लेनेशन में एकदम सही तरीके से दूंगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, यस और नो। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जल्दी आपके लिए एक सेशन लेकर के आऊँगा जिसमें विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। जिसको निकालना आता है उसकी बल्ले बल्ले है, जिसको नहीं है उसकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अरे यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भैया अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा की, या फिर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे बलागुण की, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे संवेग की, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या चला जाएगा? देखो ऊर्जा जो होती है ना एक अदिश राशि होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी है, क्योंकि कंफ्यूजन ये बना रहता है कि ऊर्जा सदिश है या अदिश है। भैया अदिश राशि है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया? बाकी बलागुण संवेग सभी क्या होते हैं? सदिश अदिश, सॉरी सदिश राशि हैं ये दोनों। अब सदिश और अदिश जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। देखो जिसमें केवल परिमाण होता है ना, जिस भी भौतिक राशि का केवल और केवल परिमाण, परिमाण का मतलब जैसे कोई 5 kg हो गया, है ना, यस और नो, तो ये एक इसका कोई क्या हो गया? परिमाण हो गया। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से मैं बात करूँ, जिस भी भौतिक राशि का परिमाण के साथ में क्या होनी चाहिए? परमाणु नहीं, परिमाण, परिमाण के साथ में यदि दिशा भी है तो इस प्रकार की जो भौतिक राशि होती है इसे कहते हैं सदिश राशि। जिसकी दिशा भी परिमाण के साथ में होनी चाहिए सदिश हो गई, जिसकी नहीं है अदिश हो गई, यस और नो। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार का है, पहले अदिश का पूछा था, अब की बार सदिश का है। कौन सी राशि है जो सदिश राशि है यानी वेक्टर है? ऑप्शन नंबर ए है वेग, ऑप्शन बी है यहाँ पे द्रव्यमान, ऑप्शन सी है यहाँ पे समय, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे लेंथ लंबाई। राइट आंसर क्या चला जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे आप जवाब दे दीजिए, सदिश राशि ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है, सदिश और अदिश राशियों के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो वो आप क्लास ले लीजिए, किस प्रकार से सदिश राशियाँ होती हैं, किस प्रकार से अदिश राशियाँ होती है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ आपको, एक पहचानने का कि अदिश राशि सदिश राशि कैसी होती है। छोटा सा मैं आपको बस एक
थोड़ी सी बात बताने वाला हूँ, लेकिन वो बात भी तब लागू होती है जब आपको हर फॉर्मूला आना चाहिए, प्रत्येक का फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे वेग किसे कहते हैं, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले सर हमें वेग का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, एकांक समय में जो विस्थापन में परिवर्तन होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे वेग कहा जाता है। ऐसे अगर आपको याद होगा ना तो आप ज़रूर से इसका क्या निकाल पाओगे, यहाँ पे सदिश। अदिश कैसे निकालते हैं भैया, जब भी आप अदिश को अदिश से गुणा करोगे, अदिश गुणा अदिश करोगे, यस और नो, मेरी बात समझते जाना, बहुत ही सिंपल सी बात बताऊंगा लेकिन बहुत ही कमाल की बात बताऊंगा। या तो आप क्या करोगे, गुणा कर दोगे या फिर भाग कर दोगे अदिश को अदिश से। इसी प्रकार से यदि आप सदिश को सदिश से गुणा कर देते हैं, सदिश गुणा सदिश, या फिर भाग कर देते हैं, इसी प्रकार से भाग कर देते हैं सदिश सदिश को गुणा या फिर भाग कर देते हैं, उस दौरान जो राशि प्रकट होती है वो एक अदिश राशि प्रकट होती है। नोट कर लेना बात को भैया, गजब की बात बता दी है। जब भी आप अदिश अदिश को गुणा करोगे या सदिश सदिश को गुणा या भाग करोगे, उस दौरान जो राशि प्रकट होती है ना, उसे कहते हैं यहाँ पे अदिश राशि। लेकिन जब भी आप अदिश राशि को गुणा कर देते हो किसी सदिश के साथ में, सदिश राशि के साथ में, तब जो राशि बनकर के आती है उसे कहते हैं सदिश राशि। यस और नो, बोलो बात समझ में आ गई क्या, आ गई ना बात समझ में? ठीक है, वापस आ जाओ भैया, एक बार क्वेश्चन का जवाब दे लेने दो फिर पलट जाना, यस और नो। ठीक है, ये चाहता है कि जल्दी जल्दी से जवाब दो, अरे भैया सिखाने दो पहले। तो ये अदिश को सदिश से गुणा करोगे, सदिश राशि आ जाएगी। इसी का एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, जो भी मैंने बात बताई उसे अप्लाई करते हैं। देखो विस्थापन जो होती है ना, सबसे पहले विस्थापन का देख लो, इसे कहते हैं सदिश राशि। विस्थापन क्या होती है, सदिश एक दिशा होती है विस्थापन की। अब भाग दे रहे हैं किसका, समय का। भाग किससे दे रहे हो, समय का। अब समय क्या होता है, बोले सर समय एक अदिश राशि होती है, तो अदिश बटे में सदिश का यदि भाग दोगे विषम राशि होगा, तो कौन सी राशि निकल करके आ जाएगी, सदिश राशि। वेग क्या है, सदिश राशि। आई होप बात आपको समझ में आ गई। अगर बात आपको समझ में आ गई है तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दो। क्वेश्चन 14 बोल रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टेट एग्जाम में खूब बार पूछा जा चुका है कि जब भी संवेग और वेग का आप अनुपात करोगे तो कौन सी राशि प्राप्त होगी, वेग प्राप्त होगा। ऑप्शन बी बोल रहा है त्वरण प्राप्त होगा, ऑप्शन सी बोल रहा है यहाँ पे द्रव्यमान प्राप्त होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है यहाँ पे बल प्राप्त होगा। खुद से निकाल लीजिए, मैं क्या बताऊंगा भैया, खुद से निकाल लो। क्या बोल रहा है, संवेग बटे में वेग ही तो बोल रहा है। बहुत ही टिच्चू मिच्चू टाइप की बात की है इसने। संवेग क्या होता है, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम गुणा वी, यानी द्रव्यमान गुणा वेग संवेग। और वेग क्या होता है भैया, वेग है। तो वेग जब भी समान राशि अनुपात में होती है आपस में कट जाती है, कौन बच गया, बोले द्रव्यमान। तो राइट आंसर क्या आ गया, बोले द्रव्यमान। था ना सिंपल सा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है क्या, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान गति होती है। सॉरी, मैं ऑप्शन भी साथ में बोल गया। शून्य से ये स्वतंत्र रूप से यदि कोई वस्तु गिरती है तो उसकी विशेषता पूछी है कि भैया उसकी गति समान होती है, या फिर ऑप्शन बी बोल रहा है वेग समान होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे समान त्वरण होता है, ऑप्शन नंबर डी। ये तो बहुत बार आपने क्वेश्चन सुना होगा, मैं डायरेक्टली इसका जवाब दे करके निकलता हूँ। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, समान त्वरण होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 आ जाता है। जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है ना, जो आप बार बार पढ़ चुके हैं, उस पर तो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। मुझे पता है कि आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। यस और नो। अगर क्वेश्चन सीरीज आपको पसंद आ रही है ना भैया, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना, है ना, मज़ा आ जाने वाला है। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते चलेंगे हम। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे 2.5 मीटर प्रति सेकंड, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे 25 मीटर प्रति सेकंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन को पढ़ो, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना है मैं सिखाता हूँ। कुछ ने तो जवाब निकाल लिया होगा क्योंकि ये चुटकियों में आने वाला क्वेश्चन है। देखना क्या बोला है, द्रव्यमान दे रखा है, वैल्यू जो भी दे रखी है सबसे पहले लिख लेते हैं। 2 kg दे रखी है, ओके। बल कितना दे रखा है, बोले सर बल जो है इसने 5 न्यूटन दे रखा है। पूछा क्या है, बोले सर त्वरण। ऐसी राशि बताओ जिसमें द्रव्यमान बल त्वरण आ जाए। बोले सर एक फॉर्मूला याद है हमें, किसका, बल का। और बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। फॉर्मूला पता है, बस अप्लाई कर दीजिए। तो भैया F बराबर बल कितना दे रखा है, यहाँ से निकालता हूँ। बल बोले सर 5 न्यूटन दे रखा है, बराबर
एम यानी कि द्रव्यमान कितना दे रखा है, बोले सर 2 kg इनटू क्या है त्वरण, त्वरण तो हमें निकालना है। तो क्या आप इसको सोल्व नहीं कर सकते क्या, ये भाग में है, भाग हो जाएगा। अब 5 में 2 का भाग दोगे तो आप सभी को पता हो जाएगा 2.5 राइट आंसर होगा। बोले सर एक बात बताऊं क्या, मैंने पूछा क्या कि 2 ऑप्शन में 2.5 है, राइट आंसर क्या होगा। अरे भैया त्वरण पूछा है तो त्वरण की यूनिट आएगी, यूनिट पे अच्छा खासा ध्यान रखना वरना क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएगा। तो यूनिट पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा यूनिट के लिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है वो त्वरण की यूनिट होती है, त्वरण की इकाई होती है। अब 1 सेकंड का समय आप दे दो तो मैं इस लैपटॉप को चार्ज लगा लेता हूँ। एक्चुअली ये कह रहा है कि मुझे चार्ज करो भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा नंबरिंग थोड़ी सी उग चूक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाब भी देना है आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, इसकी लाइट थोड़ी सी डिम हो गई, प्लीज़ इस प्रकार के थोड़े से डिस्टर्बेंस को आप इग्नोर कर देना। ये सुन, बोले सर डिस्टर्ब भी आप भी कर रहे हो और बोल भी रहे हो कि इग्नोर कर देना। हाँ ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, अरे भैया बहुत बार ये लाइन पढ़ी होगी आपने। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, ऑप्शन बी है यहाँ पे द्वितीय नियम है, ऑप्शन सी है यहाँ पे तृतीय नियम है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे गैलीलियो का गति के विषय में नियम है। बताओ राइट आंसर, आप सभी को पता होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर प्रथम नियम कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन की गति का प्रथम नियम। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो होता है जड़त्व का नियम होता है। जड़त्व ये कहता है कि यदि कोई वस्तु स्वतंत्र अवस्था में है तो भैया स्वतंत्र रहेगी। कब तक स्वतंत्र रहेगी, जब तक आप इस पर कोई बाह्य बल अप्लाई ना कर दो। इसी प्रकार से दूसरी लाइन सुनिए, जब तक कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई बाह्य बल अप्लाई ना कर दो। यही क्या होता है, जड़त्व होता है। और यही बात ये कह रहा है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दो। और ये कौन सा नियम, जड़त्व का। और जड़त्व का नियम कौन सा होता है, न्यूटन की गति का पहला नियम। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि भैया रॉकेट खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसको एक काम कीजिए, ट्रिपल स्टार मार्क कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी है बर्नौली प्रमेय, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे अवगाद्रो नहीं है, अवगाद्रो परिकल्पना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे संवेग संरक्षण। राइट आंसर अपना बता दीजिए। रॉकेट के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी संवेग संरक्षण। अब देखो संवेग संरक्षण, ये जो सिद्धांत निकल करके आया है ना, ये संवेग संरक्षण वाला, ये न्यूटन के एक तो द्वितीय नियम प्लस तृतीय नियम दोनों का मेल निचोड़ निकल करके आया है संवेग संरक्षण। जबकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें तृतीय क्वेश्चन पूछेगा कि संवेग संरक्षण जो है सिद्धांत कौन से नियम से निकल करके आया है, न्यूटन की गति के कौन से नियम से, तो तीसरा टिक करके आ जाते हैं। अरे भैया ना तीसरा नहीं, दोनों का ये निचोड़ है। कैसे है, क्वेश्चन के साथ में समझाऊंगा कि दोनों का निचोड़ कैसे है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएगा उसके द्वारा समझेंगे, ठीक है। तो संवेग संरक्षण पर आधारित भाई संवेग है जो इसमें संरक्षित होता है, ना नष्ट होगा ना इस क्या होगा उत्पन्न होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 19। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है जड़त्वागुण, बी है यहाँ पे, ऑप्शन बी है यहाँ पे विश्राम जड़त्व, ऑप्शन सी है यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे गति का तीसरा नियम। अरे भैया बता ही दो, क्या बोल रहे हैं कि यदि घोड़ा है जो अचानक से चलने लग जाता है तो घोड़े के ऊपर जो सवार अश्वारोही है उसके गिरने के चांसेज क्यों होते हैं, वही होता है भैया न्यूटन की गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम कौन सा होता है, जड़त्व का। व्यक्ति विश्राम अवस्था में था इसलिए वो विश्राम अवस्था में ही रहना चाहता है। जड़त्व क्या करता है, विरोध करता है गति का, तो विश्राम अवस्था का विरोध कौन करेगा, जड़त्व। तो राइट आंसर आ जाएगा विश्राम जड़त्व। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ जाता है 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, और इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। इसका भी आपको आंसर ज़रूर पता होगा। बोले सर अगर हमारे को पता है तो आप लेकर के क्यों आए। अरे भैया रिपीटेशन भी जरूरी है ना, रिकॉल करना जरूरी है। हो सकता है एक दो बात और इंपॉर्टेंट चिपका दूं और वही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। यस और नो। सापेक्षता सिद्धांत, ऑप्शन बी है यहाँ पे न्यूटन का दूसरा नियम, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे न्यूटन का पहला नियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम।
न्यूटन का नियम से मतलब है न्यूटन की गति का नियम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, आप सभी को पता है पहला नियम, और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर चला जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत रिलेटिविटी थ्योरी आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। क्या होती है रिलेटिविटी थ्योरी, क्वेश्चन के साथ में समझेंगे तब मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, ओए भैया जी रुको रुको प्लीज वापस आ जाओ, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 देखते हैं कि बल का गुणनफल है। बल का गुणनफल कौन है भैया, ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान और वेग, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे भार और वेग का, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे द्रव्यमान और त्वरण का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे भार और त्वरण का। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या पूछा है, बोले सर बल का गुणनफल पूछा है, इसका मतलब बल का व्यंजक हमने थोड़ी देर पहले देख लिया भैया, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। कौन सा होगा, द्रव्यमान गुणा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22, शरीर का वजन, ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है, ठीक है। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। 2-4 चीज़ें आप लपेट लेना, वही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और कोई क्वेश्चन बनेगा, पे टेंशन हो जाइए आप। तो कौन सी, ये देखो भैया, ई का है, ई पृथ्वी गोला है, ई हमार गोला है, ठीक है, ये है पृथ्वी, ठीक है। अब पृथ्वी के जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाओगे, तल से, पृथ्वी तल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई मैं भूमध्य रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ, पृथ्वी सतह की बात कर रहा हूँ। जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाओगे तो गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान, ग्रेविटी फोर्स का मान, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। जैसे ही आप पृथ्वी के अंदर की तरफ जाओगे, खोद करके अंदर की तरफ जाओगे ना, केंद्रक की ओर, तो पता चलेगा उस टाइम पर भी गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाता है। अंदर जाओगे, ऊपर जाओगे, गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे ही आप भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन से ध्रुव की तरफ जाते हो, जैसे ही आप इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हो, पोलर की तरफ जाते हो, तब आपको पता चलेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ गया है। वापस से सुन लो, ध्रुवों की तरफ ग्रेविटी फोर्स का मान बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि एक चुंबक होती है ना, चुंबक, उसके ध्रुवों के ऊपर नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसके ध्रुवों के ऊपर इसका चुंबकत्व गुण सबसे ज्यादा होता है। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी एक क्या होती है, चुंबक होती है। तो उसके भी जो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो मैंने 2-3 चीज बता दी है आपको, वो याद रख लेना है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, बोले सर अब तो हमारे को समझ में आ गया, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। बोले सर एक बात बताओ, शरीर का वजन, गुरुत्वाकर्षण, ये कॉन्सेप्ट समझ में थोड़ा सा कमी आया। समझो बात को, शरीर का वजन यानी कि शरीर का भार, और भार बराबर क्या होता है, भार यानी कि वेट, W बराबर होता है mg, m होता है द्रव्यमान, g होता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। ये वही गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान आप 9.8 मीटर प्रति सेकंड पढ़ते आए हो, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण एक ऐसा त्वरण होता है जो भैया गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण का रिलेशन किससे है, बोले सर गुरुत्वीय त्वरण से है। इसका मतलब ये होगा, जो भी द्रव्यमान के साथ में यदि गुरुत्वीय त्वरण होगा, उसका मान क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण कनेक्शन किसके साथ में, गुरुत्वाकर्षण बल का। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ा, वैसे ही भार बढ़ जाएगा। तो ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मैंने मान ज्यादा बताया, इसी वजह से ध्रुवों पर शरीर का वजन ज्यादा। अरे बोलो, बात समझ में आ गई क्या? अगर बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, और तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए है 6000 न्यूटन, ऑप्शन बी है यहाँ पे 60 न्यूटन, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे 1000 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 100 न्यूटन। नॉर्मल सा क्वेश्चन, आप सभी को आता होगा। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ऐसे चाहे आपको 600 न्यूटन, 1200, 1300, 1750 कितना भी दे दे, आंसर दे पाओगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा पर जो वेट होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है, वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग ही होता है ना। तो पृथ्वी से एक मनुष्य को लेकर के गए आपने, इसका भार कितना था, बोले सर भार तो था 600 न्यूटन, है ना। तो बोले सर एक बात बताओगे क्या, मैंने पूछा क्या, बोले सर ये तो व्यक्ति लेकर के गए हैं ना। मेरे को हाँ बिल्कुल व्यक्ति लेकर के गए, तो सर व्यक्ति का वजन तो केजी में होना चाहिए था ना। अरे मेरे प्यारे बंधुओं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि W बराबर क्या होता है, mg। केवल द्रव्यमान की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे केजी यूनिट लिखता, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है भार की। ओ भैया भार, तो इसमें क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान है और ये गुरुत्वीय त्वरण है, और F बराबर क्या होता है, ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण,
ये साधारण त्वरण हो गया, बल हो गया, ये गुरुत्वीय बल यानी जिसे भार कहते हैं। इसका मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन होता है, इसका भी क्या होता है, न्यूटन होता है, इसलिए यहाँ पे 600 के साथ में न्यूटन है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। तो इसका मतलब क्या करना है, ये पृथ्वी पर था, अब क्या करना है, चंद्रमा पर निकालने के लिए 1/6 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, 100 न्यूटन यहाँ पे राइट आंसर आ गया। केवल और केवल 1/6 भाग ही चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 24। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया पृथ्वी की सतह पर किसी का भार कितना है, 29.4 न्यूटन है, और उसका द्रव्यमान कितना है। ऑप्शन नंबर ए है 2 kg, 3 kg, सी है यहाँ पे 4 kg, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 29.4 kg। ये क्वेश्चन ना मैंने मेरी ऑफलाइन क्लासेज में पूछा, तो बताइए इसका क्या जवाब गया, सब ने ऑप्शन नंबर डी दे दिया। बोले सर हाँ एग्जैक्ट, किसी ने नहीं कैलकुलेशन की ही नहीं भैया, कौन मेहनत करेगा, दिमाग अरे ना ना लगाना ही नहीं है। तो भैया सबके सब पता नहीं क्यों दे रहे थे इसका जवाब, क्योंकि सबकी एक रटी हुई चीज़ है, जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे रखी है ना, वो चिपका दो, वही राइट आंसर होगा। गलत भैया, क्वेश्चन दूसरा भी पूछ सकता है, या सोनो। यहाँ पे देखो मैं सिखाता हूँ इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी की सतह से भार का मान कितना दे रखा है, W = 29.4 न्यूटन दे रखा है। द्रव्यमान पूछा है, तो W बराबर क्या होता है, बोले सर W बराबर थोड़ी देर पहले आपने mg बताया था, क्या पूछा है, बोले सर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को तो ऐसे कि ऐसे रख दो। g का मान आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने थोड़ी देर पहले फिर से बताया था, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और क्या भार दे रखा है जो कि 29.4 न्यूटन है। क्या करना है, कैलकुलेशन ही तो करनी है, भाग, ये दोनों भाग में है ना, 29.4 हुई या 9.8, कर दो भाग, 9 3 27, 27 से कितना बच गया, 2, 2 का 4 ले जाओ, 2 दूनी 4, 24, 8 3 24। मैंने मेरे अनुसार भाग कैलकुलेशन किया, कंफ्यूज नहीं हो जाना है भैया, अपने अपने अनुसार कर लेना। राइट आंसर 3 kg आएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 25 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा वापस आओ ना ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 25 है, एक अंतरिक्ष यात्री चिलगाड़ी में बैठ करके जा रहा है। अरे भैया, यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि एक अंतरिक्ष यात्री है, पृथ्वी तल पर जितनी छलांग लगाएगा ना, उससे ज़्यादा छलांग ऊपर उछल सकता है वो चंद्रमा पर, क्यों। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रमा तल पर भारहीन होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यंत अल्प होता है। ये ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, डी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया है पहले क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पे 1/6 होता है, पृथ्वी से तो कितना होगा 1/6, इसका मतलब है कि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब ज़्यादा जंप करेगा, यस और नो। चलो 26 क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 kg राशि का वजन क्या होता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, पूछा जाता है, कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 9.8 न्यूटन होता है। W = mg वाला फॉर्मूला लगा करके आप स्वयं से भी निकाल सकते हैं, ठीक, या फिर डायरेक्टली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा और 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। 9 से यदि 3 कर दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है तापमान के अंदर पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है आयतन में कोई परिवर्तन, आयतन के लिए पूछा है, सॉरी, तापमान में डिफरेंस की वजह से ये जो परिवर्तन किया, आयतन में क्या होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी बोल रहा है यहाँ पे आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन डी बोल रहा है यहाँ पे पानी जम जाएगा। तो डायरेक्टली आप याद रखने ना, पहले क्या हो जाता है, घटेगा और फिर बाद में बढ़ जाएगा। ये आयतन में मैंने बता दिया क्या परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 आ जाता है कि एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है बढ़ जाएगा, या फिर बी है घट जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी है बाद में पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बीकर के अंदर कोई बर्फ़ है, वो अगर पिघल जाती है तो बीकर के पानी के आयतन में क्या होगा। याद रखना उतना ही रहेगा, कोई चेंजेस, बर्फ़ उसकी थी पिघल गई, उसी में समा गई, यस और नो। एक बर्फ़ के लिए इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन मैं ज़रूर बताऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पानी के ऊपर बर्फ़ की सिल्ली तैर रही है तो उसका कितना भाग हमें दिखाई देगा। याद रखना 1/10 भाग ही हमें दिखाई देगा, यानी 10वां भाग ही दिखाई देता है। बाकी 90% जो भाग हो जाता है उसका, वो पानी के अंदर तैरता हुआ चलता है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है क्या। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए यहाँ पे, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो बोतल टूट जाती है।
ठीक है, यानी कि डायरेक्ट थोड़ी सी कमी लग रही है इस क्वेश्चन में। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमाया जाता है यानी फ्रीज किया जाता है, यदि इसे ठंडा किया जाता है तब वो टूटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीज शब्द और कनेक्ट कर लेना। पानी जमने पर फैलता है, कारण क्या है उसका, पानी जमने पर फैलता है। या फिर ऑप्शन बी बोल रहा है कि भैया बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। या फिर ऑप्शन सी बोल रहा है कि बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा होता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि पानी गर्म करने पर फैलता है। राइट आंसर सभी को पता है। देखो, जैसे ही आप पानी को क्या करोगे, फ्रीज कर दोगे, उस दौरान जो पानी का आयतन होता है ना वो अंदर से फैल जाता है ना। आप सभी को पता है बर्फ़ का आयतन थोड़ा ज़्यादा होता है पानी की तुलना में, तो जमने पर क्या हो जाता है, फैल जाता है, आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 31। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है बर्फ सड़क से सख्त होती है, बी है सड़क बर्फ से सख्त होती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है जब अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं ना जिन्हें हम एलिमिनेट करके भी जवाब दे सकते हैं, है ना। तो ये सी वाला ऐसा ही लग रहा है, बोले धक्का नहीं दोगे ना तो कोई प्रतिक्रिया क्यों करेगी, वो निर्जीव है। ऐसा थोड़ी ना पकड़ करके बैठ जाएगी, तूने मुझे लात मारी गया ससुरा तुहार लोगन, है ना, ऐसा कोई सीन नहीं होता। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भैया सड़क पर अगर हम चलते हैं तो सही से चल लेते हैं, लेकिन बर्फ़ पे चलते हैं तो आसान नहीं होता है। क्या वजह होती है, और एक वजह होती है इसकी घर्षण। कौन होती है, घर्षण। अब बर्फ़ का जो घर्षण होता है ना वो क्या हो जाता है, उसका मान कम होता है, और सड़क का घर्षण का मान, फ्रिक्शन जिसे कहते हैं, उसका मान ज़्यादा होता है। याद रखना, जब दो सतहों के बीच में फ्रिक्शन का मान, घर्षण का मान ज़्यादा होता है तो हम आसानी से चल पाते हैं, कम होता है तो नहीं चल पाते हैं। यस और नो, तो देख लीजिए आंसर कौन सा होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी देखिए, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है जिसकी वजह से हम फिसल जाते हैं। हमारा सतह पर चलना घर्षण की वजह से ही संभव हो पाता है, अन्यथा हम फिसल जाए और दांत वांत तुड़ा ले अपने। ऐसा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 देखिए कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आ जाता है तब क्या होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे जल का स्तर क्या होगा, का स्तर पहले जितना होगा जहाज का, अच्छा सॉरी, इससे कनेक्ट कीजिए, तब जहाज का स्तर है पहले जितना होगा, जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर या फिर थोड़ा नीचे या फिर ऊपर या नीचे होगा, उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो पहले नदी में था और अब कहाँ पे आ गया, अब आ गया समुद्र में। तो अब क्या हुआ भैया, अब समुद्र का जो घनत्व होता है ना वो इस नाव की अपेक्षा जो जहाज था ना उसकी तुलना में क्या हो जाता है, ज़्यादा, और उसका क्या होता है, कम, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, घनत्व पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस बात को और भी क्लियर तरीके से समझेंगे जब एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तब सारा समझ में आ जाएगा माजना। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि लोहे की कील पारी में, ये देख लो यही क्वेश्चन है, लोहे की कील जो है पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, वजह क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे पारा पानी से भारी होता है। देखो भैया, क्वेश्चन का जवाब तो आप दे दो। क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं, सारी बातें आपको अगर अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको विकास कटारिया एजुकेशन में विकास कटारिया सर के साथ में देखने को मिलेंगे। गजब का एक्सप्लेनेशन और मज़ा आ जाने वाला है, तो दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना यदि आप कुछ भी सीखते हैं इस क्वेश्चन सीरीज से। यस और नो, ठीक है। राइट आंसर क्या बोल रहा है कि भैया, क्वेश्चन बोला है पारे में तो क्यों तैर जाती है कील, पानी में डूब जाती है, ऐसा काहे होता है। तो इसलिए होता है, कॉन्सेप्ट समझ लो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, फिर चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, ये ना दे कुछ और दे देगा तो भी आप राइट आंसर करोगे। ये बात डिपेंड करती है डेंसिटी पर, घनत्व पर। घनत्व क्या होता है, सबसे पहले ये जान लो, डी इक्वल टू होता है m/v, यानी द्रव्यमान बटे में आयतन को कहते हैं घनत्व। अब मेरी बात सुन लो, दो लाइनें अच्छे से याद रखना जो मेरी क्वेश्चन सीरीज के साथ में कंटिन्यू बने हुए हैं, मैंने आप उनको अच्छे से बता रखा है। वापस से मैं आपको बताता हूँ, जो भी नए प्यारे मित्र जुड़े हैं उनको भी पता चल जाए। यस और नो, देखो कोई भी वस्तु जल के अंदर तभी तैरेगी, जल के अंदर तभी तैरती है जब उस वस्तु का घनत्व क्या हो, जब उस वस्तु का घनत्व हो कम। किससे कम हो भैया, जल से कम हो। वापस से सुन लो, कोई भी वस्तु
तब तैरेगी जल के अंदर, किसमें, जल में तभी तैर पाएगी जब उस वस्तु का घनत्व जल की अपेक्षा क्या होता है, कम। यदि वस्तु का घनत्व, बात को एकदम आसानी से समझना, यदि वस्तु का घनत्व हो जाता है ज्यादा और जल का घनत्व हो जाता है कम, इस कंडीशन में वस्तु जो है डूब जाती है। इस कंडीशन में वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। इसका मतलब है वस्तु को तैरने के लिए द्रव की तुलना में तो घनत्व कम ही रखना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में सीन क्या होता है कि पारे का घनत्व क्या रहता है, ज्यादा रहता है। किसकी तुलना में भैया, वस्तु की तुलना में। वस्तु कौन है, कील है। इसका मतलब मैंने कहा था कि वस्तु अगर हल्की है उस द्रव्य के घनत्व की तुलना में तो तैरेगी। इसका मतलब पारे से तो भैया घनत्व कम है तो तैर जाती है, लेकिन पानी से घनत्व वस्तु का ज्यादा होता है। कील में जो द्रव्यमान होता है, जो घनत्व होता है, वो पानी की तुलना में ज्यादा होता है, इसकी वजह से डूब जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी बात आपको समझ में आ गई है। नहीं आई है, एक बार हल्का सा वीडियो वापस लो और देख लो, समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, लोहे का भार पानी से अधिक होता है, सही बात है, तथा पारे से कम होता है। पारे से कम होता है इसलिए तैर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 क्या कह रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद रख लेना। 100 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 4 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बोल रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस, जो भी माइनस में। ये देखो बीपीएस सी के अंदर ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। क्या ही बताना भैया, 4 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि पॉजिटिव 4 डिग्री सेल्सियस याद रखना है, घनत्व अधिकतम होता है पानी का। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि भैया बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे दाब अधिक होने पर गलनांक बढ़ जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। डी कह रहा है कि भैया दाब व गलनांक से कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले तो डी गलत है, होता है संबंध। अब आपने बर्फ़ का गोला तो खाए होंगे, यस और नो, है ना, अलग अलग फ्लेवर में, काला गोला, नींबू गोला, खट्टा गोला, इसने बोला उसने बोला, तो वो गोले खाए हैं ना। अब देखो इसको प्रेस करता है, या तो ग्लास में डाल करके या फिर हाथ से ऐसे प्रेस करता है, दाब डालता है किस पर, बर्फ़ पर, तो वो चिपक जाते हैं। उसके पीछे का रीजन होता है, उनके बीच में जो बर्फ़ के कण हैं उनके बीच में गलनांक जो होता है घट जाता है। गलनांक की वजह से पिघल जाएगा, लेकिन अगर गलनांक को ही कम कर दिया जाए तो वो चिपक जाएगा, यस और नो। तो उनके बीच में जो पानी की लेयर हल्की सी बनती है ना, वो जम जाती है और आपस में जो बर्फ़ होती है उन टुकड़ों को जोड़ लेती है। क्लियर है? चलो, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक जो है वो घट जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 38। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। बोले सर निकलती है? हाँ हाँ, आपने तो जैसे हवाई जहाज में ट्रेवल किया ही है, यस और नो। ऑप्शन नंबर बोले सर किया था एक बार, लेकिन वो सपने में। अरे ज़रूर करोगे, यस और नो। आप ऐसे डिपार्टमेंट में जाओ ना जहाँ पे एकदम हवाई जहाज में उड़ो, कभी यहाँ से मोदी जी की तरह, कभी इस देश में डील करनी है, कभी उस देश में डील करनी है, यस और नो। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे कि वायुदाब में कमी के कारण, ऑप्शन बी है यहाँ पे वायुदाब में वृद्धि के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर सी है स्याही आयतन में वृद्धि के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे अधिक भार के कारण। राइट आंसर क्या? स्याही क्यों निकलती है आप सभी को पता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायुदाब में कमी हो जाएगी, बस सिंपल सा इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए, वायुदाब में कमी होगी, जबकि पेन में वायुदाब ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की ओर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 39। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है? पहली बात तो जान लीजिए, ऊंचाई पर जाओगे 100 डिग्री सेल्सियस से ही पानी उबलने लगता है, जबकि आपको पता है जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो उबलने का पॉइंट होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यूपीपीसीएस 1994 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है, उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। बी है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। सी है यहाँ पे पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। वायुमंडलीय दाब में कमी होती है, बिल्कुल होती है। उबलने का बिंदु जिसे कहते हैं, यहाँ पे देखो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो उबलने का बिंदु जो होता है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। अब कहने का मतलब ये है उबलना चाहिए था 100 डिग्री सेल्सियस पर, इससे पहले उबल जाता है। वो रीजन होता है वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण।
एक बात याद रख लेना, जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी वाष्प बनकर के उड़ता है ना, क्या कहेंगे उसे कहा जाता है यहाँ पे क्वथनांक। ठीक है, ये समानुपाती होता है दाब के। अब इस बात को समझ लो, अगर बात समझ में आ गई है तो क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे दाब में कमी हो जाएगी, दाब में कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्वथनांक में कमी। क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस का था, बोले 100 डिग्री सेल्सियस का। दाब में कमी, इसका मतलब 100 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो क्वथनांक समानुपाती दाब याद रखना, क्वेश्चन का जवाब आप दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए यहाँ पे कि भैया साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे वायुमंडलीय दाब से कम होगा, या फिर सी है यहाँ पे दाब के बराबर होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जो वायुमंडलीय दाब होता है उसका आधा होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी का बुलबुला अंदर का दाब उसका ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो बाह्य एटमॉस्फेयर को क्या कर सके, दाब को सहन कर सके। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर चला जाएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम ओए होए होए होए। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे स्थिर तथा शांत हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे ठंडा होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे वर्षा युक्त होगा, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे तूफानी होगा, या फिर ये तो क्वेश्चन है कि 1996 में यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लिए जाते हैं अच्छी एग्जाम में। अब देखो क्वेश्चन की एक बात जान लेना, वायुदाब मापी, सबसे पहले तो ये जान लो वायुदाब मापी होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। वायुदाब मापी होता है जो कि वायुदाब को मापता है, एटमॉस्फेयर को मापता है, कहते हैं उसे बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर कहा जाता है वायुदाब मापी को। बैरोमीटर के अंदर जो रीडिंग आती है पारा के द्वारा उसकी रीडिंग देखी जाती है। अगर अचानक से गिर रही है, एकाएक गिर रही है, इसका मतलब क्या होगा, आज मौसम बड़ा बेईमान है, ये वाला सीन हो जाएगा, यानी कि आंधी तूफान वाला सीन हो जाएगा। यदि भैया अगर धीरे धीरे से ये गिर रही है ना, इसका मतलब है कि बारिश आएगी, है ना, ठीक ठाक से बारिश आएगी। और यदि धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब मौसम मस्त होने वाला है, शांत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कतई जहर वाला मौसम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ जाता है 42 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है। देखो हाँ, माना कि क्वेश्चन सीरीज थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, लेकिन इतनी सारी बातें अगर हमें जानने को मिल जाए तो लंबी क्या होती है भैया। अब आपको पता है पूरा सिलेबस हम एक दिन में नहीं कवर कर सकते। आप 5 मिनट की वीडियो के अंदर सब कुछ देखना चाहो वो पॉसिबल नहीं है। फिर भी यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब विद आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, इतनी स्पीड में दे रहा हूँ। वजह यही है स्पीड में बोलने के पीछे कि आपको क्या पसंद होता है कि 5 मिनट का वीडियो और इसमें सब लपेट लेंगे। भैया 4 चीज़ आती हैं 5 मिनट के। मैं डेली 9 बजे आपको बूस्टर डोज डालता हूँ, लगभग 5 से 10 मिनट की होती है ना। उसमें 10 मिनट वाली में तो क्या सीन बनता है, और यार 10 मिनट मेरे पास टाइम कहाँ पे है, जबकि वो आपको देखनी चाहिए। छांट करके लेके आता हूँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात होती है वहाँ पे, यस और नो। लेकिन वो भी क्या वो आपके लिए भारी पड़ जाती है। बोले सर आपको कैसे पता, आप जितनी देर वीडियो को देखते हो ना, मुझे पता चल जाता है यहाँ पे, है ना, अपने आप पता चल जाता है। पैसेंस रखा करो, अच्छा सीख रहे हो तो थोड़ा सा अच्छा समय तो लगेगा ही। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। बी बोल रहा है कि भैया अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, या फिर सी बोल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि भैया कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या राइट आंसर होगा, सभी को पता है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कुकर वाला तो। अच्छा क्यों ज़्यादा हो जाता है, सभी को पता है, वायुदाब अंदर बढ़ जाता है जिसकी वजह से कितना बढ़ जाएगा, क्वथनांक का मान 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि क्वथनांक जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, दाब के होता है ना। ये कॉन्सेप्ट लगा तो राइट आंसर होगा। अच्छा वो क्वेश्चन भी गया क्या, ठीक है आप जवाब दे देना उसका, आपको पता चल गया, मैंने बता दिया क्वथनांक समानुपाती होता है किसके, यहाँ पे दाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर के फट जाता है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे वायुदाब बढ़ जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वायुदाब घट जाता है। सभी को पता है ऊपर जाएगा वायुदाब बढ़ जाएगा, जबकि अंदर की तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन के गुब्बारे में ज़्यादा होता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वायु कहाँ से कहाँ गमन करेगी, ज़्यादा से कम की और पट जाएगा, यस और नो, बाहर आना चाहेगी फाड़ करके आ जाएगी, यस और नो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 44। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का विसर्जन किस कारण होता रहता है? ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी है यहाँ पे नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी है रेडियो सक्रियता, ऑप्शन डी है यहाँ पे कृत्रिम रेडियो सक्रियता। राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन। आप सभी को पता होना चाहिए, जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है उसी के द्वारा सूर्य और जो तारे होते हैं, सूर्य खुद एक प्रकार का तारा होता है जो कि खुद के प्रकाश से प्रकाशमानित होता है। खुद के प्रकाश की वजह होती है हाइड्रोजन का आपस में संलयन करके क्या बना लेना, नाभिक किसका, भारी नाभिक हीलियम का बना लेना, और जो ऊर्जा रिलीज होती है उसके द्वारा चमकना। इसे क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। आप सभी को पता है हाइड्रोजन के हल्के नाभिक इस अभिक्रिया के अंदर संलयन करने वाले हैं, है ना। और ये ड्यूटेरियम होता है, ये ट्राइटियम होता है। ये क्या होते हैं? दोनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हल्के नाभिक आपस में संलयन करेंगे और हीलियम का भारी नाभिक बना लेते हैं, यस और नो। साथ में ऊर्जा रिलीज होती है, साथ में क्या होती है? ऊर्जा रिलीज होती है, और एक न्यूट्रॉन जो कि अभिक्रिया को आगे बढ़ाता है, ये रिलीज हो जाती है। बात समझ में आ रही है ना? इसकी वजह से ये सूर्य और तारे क्या होते हैं? चमकते हैं। यानी सूर्य भी तो एक तारा ही है, तो तारे चमकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? कल परसों ही मैंने वीडियो रिलीज किया था और मैंने समझाया भी था कैसे। ऑप्शन नंबर ए है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे संचित ऊर्जा। राइट आंसर क्या चला जाएगा? देखो, ऐसा ही क्वेश्चन सीरीज एकदम एज इट इज है ना, गजब के क्वेश्चन के साथ में। तब आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज जब आपको, मेरा जो टारगेट है ज़्यादा नहीं है, इसमें 200 लाइक का मेरा टारगेट है। आप ज़रूर से इसे लाइक करेंगे। हर कोई सीख रहा है वो ज़रूर लाइक करेगा, तभी नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा, नहीं लेके आऊँगा, है ना। अरे कोई बात नहीं, लेके आऊँगा, लेकिन आप भरपूर तरीके से आप क्या करना है? लाइक वाइक कर देना है। चाबी भरी हुई घड़ी के अंदर मैंने ऑलरेडी बता रखा है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 46 क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं, तो बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? गतिज ऊर्जा पाई जाती है, स्थितिज, संचित, या फिर क्या पाई जाती है? विखंडन ऊर्जा। राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें होती है यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, जिसकी वजह से जैसे ही बैठते हैं और जैसे ही हम लेटते हैं तो उसकी स्थिति में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47। ये भी क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ किस प्रकार से होता है, मैं बता चुका हूँ। 47 क्या बोल रहा है कि भैया निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए है चली हुई गोली, बी है यहाँ पे बहता हुआ पानी, हुआ पानी नहीं भैया, बहता हुआ पानी, ऑप्शन सी है यहाँ पे चलता हथौड़ा, और ऑप्शन नंबर डी है चलता हुआ धनुष। अब देख लो, मैंने कहा था ना कि ये जो स्थितिज और गतिज ऊर्जा का वीडियो जिसने देख लिया है उसके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, नहीं हो रहे ना गलत, और होने भी नहीं चाहिए। पहले आप देखो तो सही उस वीडियो को, बोले सर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अरे पहले वो वीडियो देखो, है ना। आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, तो आप देखना वो वीडियो, काफ़ी सहायता प्रदान करेगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को समझने में। हाँ, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? यहाँ पे पूछा है कि नहीं है, चलती हुई गोली में गतिज ऊर्जा होती है, बहते हुए पानी में भी होता है, चलता हुआ हथौड़ा में भी, लेकिन खींचा हुआ जो धनुष होता है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं, उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 आ जाता है कि जब एक चल वस्तु की गति दुगनी कर दी जाती है तो गतिज ऊर्जा, कहा था ना ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, और ये एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, तभी कह रहा हूँ कि वो वीडियो ज़रूर देख लेना। अब 5-6 क्वेश्चन हो गए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने नहीं समझाया, मात्र 5-4 मिनट की क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए है दुगुनी हो जाती है, बी है चौगुनी हो जाती है, ऑप्शन सी है समान रहती है, या फिर ऑप्शन डी है तिगुनी हो जाती है। देखना, मैं फिर भी समझा देता हूँ भैया, नहीं है ना वो 1/2 mv², ये क्या होता है? गतिज ऊर्जा। क्या बोल रहे हैं? बोले सर इसकी जो चाल है, चल वस्तु का मतलब क्या हो गया? गति। यहाँ पे देखो गति यानी कि वेग की बात कर रहा है, वेग को क्या कर रहा है? दुगना, तो वेग की जगह वेग कर दो, वेग का स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 49 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न सर्जन किया जाता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। द्रव्य का ना तो क्या किया जाएगा? सर्जन, निर्माण, ना इसको नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है
ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी है लाचातेल्य, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण, डी है यहाँ पे प्राशरण का नियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर किसके लिए बोला है ये? द्रव्यमान के लिए। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसे कहा जाता है। बाकी प्रासरण हुआ, ऊर्जा संरक्षण, लासातेल्य, ये समझेंगे क्वेश्चन के साथ में, तब आपको एक दो चीज़ें और सीखने को मिल जाएंगी, इसलिए क्वेश्चन के साथ में सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भैया साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? ऐसे ऐसे कट मारते हैं ना, तो ऐसे झुकते हैं ना, स्टाइल लगाते हुए, है ना, मज़ा आता है वहाँ पे। टूट भी जाते हैं अगर उसको फिजिक्स नहीं पता होती है तो। ऑप्शन नंबर ए है साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना फिसल जाएगी भैया। और ऑप्शन बी है यहाँ पे वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचा सके। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। बोले सर हम तो झुकेगा नहीं साला। अरे भैया झुकना पड़ेगा साला, वरना टूट ही जाओगे, है ना, तो टूट फूट हो जाएगी, नहीं झुकेगा तो साला। यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा? वो इसलिए झुकता है साइकिल चलाने वाला, आपने देखा होगा टर्न लेते हुए हम इस तरफ से ऐसे झुकते हैं, उसके पीछे का रीजन है वो अपने पूरे द्रव्यमान के साथ में उस गुरुत्व केंद्र, है ना, पृथ्वी के साथ में जो सड़क है उसके साथ में एक केंद्र बनाता है जिसकी वजह से उसका बैलेंस ना बिगड़े और वो गिरे नहीं, इसे कहते हैं उसका गुरुत्व केंद्र। तो वह अपना पृथ्वी के साथ में अपने बाहर का अपने द्रव्यमान का गुरुत्व केंद्र निर्धारित करता है, अंदर बना लेता है, जिसकी वजह से वो गिरने से बच जाता है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है 100 क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। वो नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में कब आएगी? जब आपके 200 लाइक यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, भरपूर तरीके से लाइक। भैया ऐसा नहीं है कि 200 से ज़्यादा होते ही कोई लाइक ही नहीं करेगा। अरे भैया प्यार लुटाते रहिए, यस और नो। तो ऐसी ही प्यारी सी क्वेश्चन सीरीज के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है विकास कटारिया एजुकेशन को। और यहाँ पे विकास कटारिया सर के साथ में आपको सीखने को मिलेंगे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यस और नो। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली क्वेश्चन सीरीज में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र अपने दोस्तों के साथ में सेशन को शेयर वेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, यस और नो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहो, व्यस्त रहो। थैंक यू सो मच। और रात की 9 बजे वाली क्लास जो कि डेली लाइव क्लास चलती है क्वेश्चंस की, वो मिस मत किया करो। ओके, थैंक यू सो मच अगेन। और हाँ, इसकी PDF और बता दूं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना विकास कटारिया एजुकेशन सर्च करके, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। एज इट इज आपको क्या मिल जाएगा, सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।